हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हो। अच्छे नहीं तो हो जाओ यार। मैं ग्याओ विंग को लेकर लान क्लान से भाग गया था क्योंकि बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो चुकी है। विंग वांग जी का मेट है और मैं ग्याओ लान सिचन का। लान सिचन ने उसे रिजेक्ट कर दिया है तो उसका यहाँ रहने का मतलब ही नहीं बनता। और जहाँ तक उसे पता है वांग जी विंग को ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुका है। वो उसे एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहता है। तो मैं ग्याओ विंग को लेकर वहाँ से भाग गया था। इधर लान क्लान में सिचेन जो कि अब खड़े हो गए थे अपने बेटे को जैसे सिचेन वहाँ से खड़े हुए, वो बाहर आए। उन्होंने बाहर जो गार्ड खड़े थे, कुछ डिसिपल्स थे, उनसे पूछा कि आखिर जो मेंग्याओ है वो कहाँ है। उन्होंने कहा कि मेंग्याओ रोते हुए, अपने आंसू को पोंछते हुए, यहाँ से भागते हुए अपने रूम की तरफ गया है। तो सिचेन भी वहाँ पहुँचे। वहाँ जाकर तो वो और ज़्यादा हैरान थे क्योंकि पूरा कमरा मेस्ड अप हो चुका था। पूरा सामान बिखरा पड़ा था। जो सामान लान क्लान की तरफ से मिला था मेंग्याओ को इस्तेमाल करने के लिए, वो इधर उधर पड़ा हुआ था। उन्होंने रूम को थोड़ा अच्छे से देखा। उन्हें एहसास हुआ कि यहाँ मेंग्याओ का सामान नहीं है। उन्हें थोड़ा सा शक हुआ तो वो विंग के कमरे की तरफ गए। वहाँ भी सब कुछ पहले ही हटा लिया गया था। विंग का कमरा बिल्कुल खाली था। उसमें विंग का कोई भी सामान नहीं था। कपड़े वगैरह वो सब पहले ही वहाँ से मेंग्याओ ले जा चुका था। और बाकी जो यूज़ करने का सामान है वो तो लान क्लान की तरफ से ही दिया गया था। तो सिचेन जो कि अब सबसे पूछ रहे थे कि उन्होंने इन दोनों को देखा है क्या। वो उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि वो सच में नहीं चाहते। अगर मेंग्याओ कल रात अपनी हीट में था, मतलब, और सिचेन अपनी रट में, उन लोगों के बीच में नॉटिंग हुई है। उन्हें यहाँ तक पता है इसके बाद मेंग्याओ प्रेग्नेंट हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो वो कहाँ जाएगा, क्या करेगा, अकेला कैसे रहेगा। सिचेन को इस बात की चिंता हो रही थी कि पता नहीं उस मासूम से ओमेगा के साथ में फिर क्या होगा। इसलिए वो उसे ढूंढ रहे थे। उसे ढूंढने के लिए उन्होंने कई सारे डिसिपल्स को भी भेज दिया था। जब लान कुरैन तक ये बात पहुंची कि सिचेन मेंग्याओ को ढूंढ रहा है तो वो सिचेन के पास पहुंचा। सिचेन जो कि काफ़ी हद तक अब बेटर महसूस कर पा रहा था। सुबह जो उस गिल्टी तो वो अभी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी के लिए उसे अपनी जिम्मेदारी उठानी है। तो अंकल कुरैन जिसने पूछा कि तुम मेंग्याओ को क्यों ढूंढ रहे हो, सिचेन जिन्होंने कहा कि वो उसकी जिम्मेदारी लेंगे, ऐसे उसे छोड़ नहीं सकते हैं। अंकल कुरैन इसके आगे कुछ नहीं बोल पाए क्योंकि वो जानते हैं इसमें गलती उनके नेफ्यू की है, तो उसे अपनी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने भी कुछ और डिसिपल्स को भेज दिया मेंग्याओ को ढूंढने के लिए। इधर वांग जी जो कि कोल्ड पॉन में आकर अपनी पूरी बॉडी को रगड़ रगड़ के घिस घिस के धो रहा था क्योंकि उस ओमेगा ने, उस बेवकूफ़ और बेकार ओमेगा ने उसे छुआ। उसके सर पे, उसके बालों को, उसके हाथों को, हर जगह पे वो रब कर रहा था। लेकिन पता नहीं क्यों वांग जी की आंखों में विंग की वो शरारती आंखें, उसकी वो स्माइल उसके मन में जैसे बस गई थी। वो कितनी भी कोशिश कर रहा था, वो उस चेहरे को भूल ही नहीं पा रहा था। कैसे उसका ओमेगा उसे अपने पास बुला रहा था, वो इस बात को भूल ही नहीं पा रहा था। उसके दिमाग में वो इमेज बार बार फ्लैश हो रही थी। लेकिन वांग जी खुद भी जानता है कि वो इन सब मामलों में नहीं पड़ सकता। ऐसा हो भी नहीं सकता है क्योंकि वो ऑलरेडी इंगेज्ड है और इंगेजमेंट होने के बाद उसे किसी और ओमेगा के बारे में नहीं सोचना चाहिए। और वो उस विभूषण के बारे में तो वैसे भी नहीं सोचेगा क्योंकि वो उसका मेट है। अगर वो उसका मेट है इसलिए तो और उससे दूर ही रहेगा। वांग जी लगभग वहाँ पर 3 घंटे तक बैठा रहा, मेडिटेट किया। अपने मन को पूरी तरह से शांत करने के बाद वो वहाँ से वापस आया। वापस आने के बाद कबीले का नज़ारा थोड़ा अलग था। क्लान में भगदड़ मची हुई थी। अंकल कुरैन कहीं जा रहे थे तो वांग जी जिसने एक डिसिपल से पूछा क्या हुआ है, उस डिसिपल ने सब कुछ बता दिया कि यहाँ से जो मेंग्याओ है और जो विंग है वो दोनों भाग गए हैं अपना सामान लेकर बिना किसी को बताए। इसलिए अंकल कुरैन उसे ढूंढ रहे हैं। वांग जी को यह सुनकर झटका लगा। क्या उस विभूषण को अंकल ढूंढ रहे हैं? पर क्यों? उन्हें तो वो बिल्कुल पसंद नहीं है और ढूंढने का सवाल ही क्यों है। वैसे भी वांग जी ने कहा ना कि उसने कुछ नहीं किया है, तो फिर अंकल को ये सब करने की ज़रूरत ही क्या है। वांग जी को तो अब जाके डिसिपल से मालूम हुआ कि आखिर हुआ क्या था। कल वो और विंग नहीं थे जो कमरे में बंद थे, बल्कि उसका भाई और मेंग्याओ भी थे और उनके बीच तो बहुत कुछ हो चुका है। और उनका क्लान लीडर मतलब सिचेन पूरी की पूरी जिम्मेदारी अपने सर पर लेना चाहते हैं, इसलिए मेंग्याओ को ढूंढा जा रहा है। वांग जी को भी लगा कि हाँ ये तो है, उन्हें सच में जिम्मेदारी उठानी चाहिए। अगर उसके भाई ने गलती की है तो सज़ा तो मिलनी ही होगी। तो वांग जी ने कुछ भी नहीं कहा। वो तो अपने जिंगशी की तरफ चला गया। उसे फ़र्क नहीं पड़ता है इन बातों से। उसे पता है उसका भाई अपनी जिम्मेदारी उठा लेगा और मेंग्याओ को ढूंढ भी लेगा। तो उसे इस मामले में अपना
हाथ नहीं लगाना है। उसे क्या पड़ी है कुछ भी कदम उठाने की इस मामले में। तो वांग जी अपने जिंगशी में चला गया था। दूसरी तरफ हम मेंग्याओ और विंग को देखते हैं। मेंग्याओ जो कि जंगल के रास्ते से विंग को लेकर के जा रहा था। उन्हें जाते जाते रात हो चुकी थी, अंधेरा होने लगा था। मेंग्याओ जिसने एक अच्छा सा पेड़ देखा, वो पेड़ थोड़ा सा खोखला था, उसके अंदर ऐसा गुफा टाइप में बनी हुई थी। तो उसने कहा कि वो ना यहीं रहेंगे। मेंग्याओ सच में वाकई बहुत समझदार है, इसलिए आते हुए भी वो कुछ खाना, कुछ फ्रूट्स, ये सारा सामान और कुछ पैसे वहाँ से लेकर आया था। तो उस पेड़ के अंदर बैठकर उसने 2 सेब निकाले, एक विंग को दिया और एक खुद ने लिया। फिर उसने कहा, विंग हम कुछ टाइम में कहीं और पहुँच जाएंगे, तो वहाँ जाके मैं तुम्हें कुछ अच्छा खिला दूंगा, अभी इससे काम चला लो। विंग जिसने अपने भाई को गले लगाते हुए कहा, गगा रहने दो ना, हम कब तक भागेंगे। मेंग्याओ जिसने चिल्लाते हुए कहा, जब तक कि हम दोनों जिंदा रह सकते हैं तब तक भागेंगे। अगर हम नहीं भागे तो तुम जानते हो, अगर नहीं, हम कोई रिस्क नहीं लेंगे। अगर तुमने एक शब्द और बोला तो हम रात को यहाँ आराम करने के लिए भी नहीं रुकेंगे और यहाँ से अभी निकल जाएंगे। वी ने कहा, पर ब्रदर मेरी बात तो सुनिए। मेंग्याओ ने कहा, चुपचाप खाओ। विंग जिसने उस सेब को फिनिश किया, विंग समझ पा रहा है कि उसके भाई को किस बात की टेंशन है। अगर नी मिंगजू को पता चला कि मेंग्याओ के साथ क्या हुआ है लान क्लान में, इसके बाद तो वो पता नहीं क्या ही करेंगे मेंग्याओ के साथ। एक तो उनके रिलेशनशिप जो कि ख़राब हो जाएंगे लान क्लान के साथ, और उनकी सच्चाई सबके सामने आ गई तो उनकी इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी और उनके साथ उनके हाथ से मेंग्याओ चला जाएगा। और सबसे बड़ा रीज़न है विंग। उन्हें पता चल जाएगा कि विंग एक ओमेगा है, तो हो सकता है नी मिंगचे विंग का भी फ़ायदा उठाने की कोशिश करे। इसलिए मेंग्याओ इतना डरा हुआ था। उसे अपनी चिंता नहीं है, उसे नहीं पड़ी है किसी क्लान के रिश्ते के बारे में जानने की या फिर उसके बारे में चिंता करने की, लेकिन उसे विंग की चिंता है। तो उन दोनों का जैसे ही थोड़ा बहुत सेब खाना हुआ, वो दोनों थोड़ी देर के लिए आराम करने लगे। रात के मतलब आधी रात के टाइम पे मेंग्याओ जो कि जाग गया, उसने खुद से कहा कि नहीं, उन्हें अभी निकलना होगा। सुबह तक तो नी मिंगजू को सब कुछ पता चल जाएगा, एक दिन हो जाएगा, कल तक सब कुछ पता चल गया तो वो ज़रूर आएगा उसे ढूंढने के लिए। और अगर वो एक बार नी मिंगजू के हाथ में लग गया तो फिर उसका भाई और वो दोनों ही सूली चढ़ जाएंगे। तो मेंग्याओ जिसने आधी रात को ही विंग को जगाया, विंग जाग भी गया क्योंकि सच में वो सोया भी नहीं था। इतनी टेंशन में कौन सो सकता है। मेंग्याओ जिसने सामान बांधा और दोबारा उस पेड़ से निकल के वो दोनों चलने लगे। रात के अंधेरा हो रहा था और इस अंधेरी रात में वो दोनों चल रहे थे। हालांकि हल्की हल्की रोशनी चांद की थी। आज फुल मून की नाइट तो नहीं है, लेकिन चांद अभी भी निकला हुआ था, आधा चांद था, इसलिए रोशनी थी जंगल में। वो दोनों चल रहे थे। विंग जो सुन पा रहा था भेड़ियों की आवाज़ें और कई जानवरों के दहाड़ने की आवाज़ें। विंग ने अपने गगा का हाथ पकड़ा और कहा, गगा ऐसा तो नहीं है कि हम यहाँ से भागने के चक्कर में किसी जानवर का शिकार बन जाए। मेंग्याओ जैसे खुद भी जानवरों से डर लगता है, उसने कहा, चुप 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 करो, तुम क्या बकवास कर रहे हो। हमें कुछ नहीं होगा, और वैसे भी मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम्हारी रक्षा करने के लिए। तो तुम चुप रहो। हाँ मैं हूँ ना, मैं हूँ। वी ने कहा, गगा मुझे डॉग की आवाज़ आ रही है, आपको तो पता है ना मुझे डॉग से कितना डर लगता है, प्लीज़ गगा मेरा हाथ मत छोड़ना। मेंग्याओ जिसने और टाइटली विंग के हाथ को पकड़ लिया। वो जानता है कि उसे डरना नहीं चाहिए, ये एक जंगली तो है और जंगली जानवर होंगे, लेकिन हाँ उसके ऊपर अगर हमला कर दिया तो वो क्या करेगा। उसके पास तो एक खंजर के अलावा और कुछ है ही नहीं, कोई तलवार भी नहीं है, वो लड़ेगा कैसे। मेंग्याओ ये सोच रहा था। सोचते सोचते वो एक पत्थर से टकरा गया और नीचे गिर गया। मेंग्याओ इतनी ज़ोर से चीखा था कि विंग भी डर गया। उसने कहा, गगा क्या हुआ, कोई जानवर, कोई सांप किसी ने काटा क्या, कहीं बुच्चू कोई था। मेंग्याओ जिसने विंग के सर पे हिट पड़ते हुए कहा, बेवकूफ़ ऐसा नहीं है, मैं गिर गया हूँ, उठाओ मुझे। उसने अपना हाथ विंग को दिया, विंग ने मेंग्याओ को उठाया। वो दोनों फिर से खड़े हुए। सामान जो उनका बिखर गया था मेंग्याओ ने पोटली बांध ली और फिर से वो दोनों चलने लगे। विंग ने कहा, गगा ऐसा नहीं लगता है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। मेंग्याओ ने कहा, कौन करेगा हमारा पीछा, हम किसी को बताए बिना आए हैं, और वैसे भी लान क्लान वाले हमें ढूंढने के लिए तो आएंगे नहीं। विंग ने कहा, नहीं गगा ऐसा नहीं, ऐसा लग रहा है कि कोई भूत पीछा कर रहा हो। विंग को पता है मेंग्याओ भूत वाली चीज़ों से बहुत डरता है, उसे आत्मा, भूत, प्रेत, काले जादू, इन चीज़ों से काफ़ी डर लगता है, इसलिए विंग ने ऐसा कहा। वो तो बस अपने भाई को थोड़ी मस्ती कर रहा था, इतने सीरियस माहौल को थोड़ा सा हल्का बनाने की कोशिश कर रहा था। मेंग्याओ ने कहा, क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है, पर मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है। विंग ने कहा, गगा मुझे ऐसा लगता है कि वो हमारे साथ ही चल रहा है।
मेंग्याओ जिसने विंग की तरफ देखा घूर कर, उसने विंग के कान को पकड़ा और खींचते हुए कहा, तुम शरारती बच्चे, तुम मुझे डरा रहे हो। विंग ने कहा, आ गगा, अब मैं क्या करूं, आप इतने बड़े होकर भूत से डरते हो तो। मेंग्याओ जिसके फेस पर एक हल्की सी स्माइल थी, उसने विंग को शोल्डर से पकड़ा और कहा, हाँ 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 ठीक है, चलो अब चलते हैं, हाँ बहुत हो गया तुम्हारा मजाक। वो दोनों फिर से चलने लगे। उनकी मेहनत रंग भी लाई। वो पूरी रात सफ़र करते रहे। सुबह 5 बजे के आसपास वो दोनों एक छोटे से टाउन में पहुंच गए थे। विंग और मेंग्याओ दोनों उस टाउन में चले गए। वहाँ पर उन्होंने एक कमरा भी, विंग और मेंग्याओ दोनों ने अपने चेहरे को छुपाया हुआ था, क्योंकि वो सच में नहीं चाहते कि उन्हें कोई पहचान ले। वो दोनों वहीं पर रुक गए थे एक धर्मशाला में, और वहाँ जाके उन्होंने थोड़ा बहुत कुछ खाना भी खाया। सुबह के 5 बज रहे थे तो लोग जाग भी गए थे। विंग और मेंग्याओ दोनों एक रूम में थे। विंग को बहुत ज़ोर से नींद आ रही थी। वो बेड पे जाते ही गिर गया। उसने कहा, गगा बहुत नींद आ रही है, कसम से अब तो सोना पड़ेगा। मेंग्याओ जिसने कहा, ठीक है सो जाओ, नींद तो मुझे भी आ रही है, सो जाते हैं, फिर देखेंगे बाद में क्या करना है। विंग जो कि सो गया था, अगली बार जब वो उठा तब विंग ने खुद को एक अनजान जगह पर पाया। ये कमरा काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा है। इतना बड़ा कमरा तो राजकुमारों का होता है, जहाँ तक उसे पता है राजकुमारों का ही होता है। इतने बड़े कमरे में वो अकेला नहीं सो रहा था, उसके पास में उसका भाई भी वहीं पर सोया हुआ था। उसने विंग के हाथ को टाइटली पकड़ा हुआ था। विंग घबरा गया कि क्या उनका किडनैप हो गया है, किसी ने उन्हें उठा लिया है, किसी ने उन्हें अगवा कर लिया है। विंग एकदम बौखला गया था। उसने मेंग्याओ को हिलाते हुए कहा, गगा गगा गगा। मेंग्याओ जिसने विंग से कहा, विंग सो जाओ यार, हमने पूरी रात सफ़र किया है, उसके बाद दोबारा सफ़र किया, इसलिए अब सो जाओ। विंग ने कहा, अरे गगा हम लोगों को किसी ने अगवा कर लिया है, देखिए उठकर। मेंग्याओ जो उठकर बैठ गया। उसने कहा, क्या बोल रहे हो। विंग जो कि बोल पड़ा, उसने कहा, देखो ना गगा, हमें किसी ने अगवा कर लिया है, हम कहाँ हैं, देखो देखो देखो, इतना बड़ा कमरा, हम इस मुलायम से बिस्तर पर हैं, देखो। मेंग्याओ जिसने पूरे कमरे को देखा, फिर उसने विंग को देखा और उससे कहा, पता है, सो जाओ अब। विंग ने कहा, गगा नहीं, हमें किसी ने अगवा कर लिया और आप सोने की बात कर रहे हो, हमें कोई छुड़ाएगा भी नहीं। मेंग्याओ ने मुस्कुराते हुए कहा, किसी ने अगवा नहीं किया है, हम लोग जियांग क्लान में हैं। विंग हैरान था। उसने कहा, क्या, हम लोग कहाँ हैं। वो थोड़ा डर भी गया था, क्योंकि उसे पता है कि जिस इंसान से उसने वो दवा ली थी जो हीट में या किसी अल्फ़ा को रट में ला सकती है, वो जियांग चेंग ने ही दी थी। उसे याद है वो जियांग क्लान का राजकुमार है, इसलिए विंग थोड़ा सा डरा हुआ था। मेंग्याओ ने कहा, हाँ विंग, हम जियांग क्लान में हैं, अब सो जाओ, मुझे भी सोने दो। विंग जिसने कहा, नहीं गगा, हम यहाँ कैसे रह सकते हैं, अगर हमें किसी ने पकड़ लिया तो हम यहाँ आए कैसे, हम तो वहाँ धर्मशाला में सोए थे ना। मेंग्याओ जो उठकर बैठ गया। उसने खुद से कहा, हाँ सच में तुम मुझे सोने नहीं दोगे। विंग जो कंफ्यूज था, उसने कहा, लेकिन गगा मुझे बताइए तो, हम यहाँ आए कैसे। मेंग्याओ जिसने विंग को सारी सच्चाई बताई कि क्या हुआ था आखिर। जब विंग सो गया था उस धर्मशाला में, उसके बाद कुछ टाइम बाद दरवाजे पर नॉक हुआ था। मेंग्याओ जिसने दरवाज़ा खोला, वहाँ पर जियांग क्लान के कुछ सैनिक खड़े थे। जियांग क्लान के उन सैनिकों ने कहा कि उन्हें राजकुमार जियांग ने भेजा है ताकि वो मेंग्याओ और वी हुशान को सही सलामत जियांग क्लान ले जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि वो किसी को पता न लगने दें कि वो दोनों उनके साथ जा रहे हैं, ये बिल्कुल सीक्रेट रहेगा। मेंग्याओ जो थोड़ा हैरान था, लेकिन उसके पास कोई सहारा भी नहीं है, लेकिन वो विश्वास भी तो कैसे करे कि ये जियांग क्लान के ही सैनिक हैं। जब मेंग्याओ ने उनसे पूछा कि उन्हें कोई ये तो दिखाना पड़ेगा सबूत कि वो जियांग क्लान के ही सैनिक हैं, उन्होंने अपना जेड टोकन भी दिखाया था, जो कि असल में सिर्फ़ और सिर्फ जियांग क्लान के जो मेन सैनिक्स हैं, जो सिर्फ़ और सिर्फ राजकुमार के लिए काम करते, उनके पास रहता है। तो जियांग चेंग को ने उन्हें यहाँ भेजा था, इस बात का यकीन मेंग्याओ को हो गया। मेंग्याओ जिसने कहा कि विंग सो रहा है, उन सैनिकों ने उसे वहाँ ले जाने में मदद की। एक पालकी वहाँ से भेजी गई थी जिसमें मेंग्याओ विंग को अपने साथ लेकर के जियांग क्लान आया था। वहाँ आने के बाद भी कुछ ओमेगा सैनिकों ने ही मदद की थी विंग को उस कमरे में लेटाने के लिए, क्योंकि मेंग्याओ नहीं चाहता कि विंग जाग जाए, और विंग एक नंबर का कुंभकर्ण है। एक बार जो गहरी नींद में सो गया तो उसे उठाना बहुत मुश्किल है। मेंग्याओ ये बात जानता है, और आज विंग की यह आदत मेंग्याओ के काम आ गई। वो विंग को बिना जगाए यहाँ तक ले आया, क्योंकि अगर विंग जाग रहा होता तो वो यहाँ बिल्कुल नहीं आता। मेंग्याओ ने सारी बात विंग को बता दी। विंग ने कहा, गगा हम यहाँ क्यों हैं, हमें नहीं आना चाहिए था यहाँ।
मिंग्याओ ने कहा, मुझे पता था, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। मैं तुम्हें बिना बताए यहाँ उठा के ले आया। अगर मैं तुम्हें पहले बताता तो तुम यहाँ आते भी नहीं। अच्छा हुआ मैंने तुम्हें नहीं बताया। विंग जो घबरा रहा था, पता नहीं अब क्या होगा, तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। मिंग्याओ जिसने कहा, अंदर आइए। वहाँ पर कुछ सैनिक थे। उस सैनिक ने आकर मिंग्याओ को बो किया। मिंग्याओ और विंग दोनों को ही इस चीज़ से झटका लगा, क्योंकि उन्हें इस चीज़ की आदत नहीं है। कोई उन्हें बो करे, वो सबको करते हैं, पर कोई उन्हें बो करे इस चीज़ की आदत उन्हें नहीं है, तो उन्हें थोड़ा अजीब लगा। उस सर्वेंट ने कहा कि आपको महाराज और महारानी ने बुलाया है। ये सुनकर विंग और जो मिंग्याओ है उसे और भी ज़्यादा झटका लगा। महाराज महारानी उन्होंने बुलाया है, शायद वो उनसे कहेंगे कि यहाँ से चले जाएं। हाँ, मिंग्याओ ने खुद से कहा कि कुछ नहीं, थोड़ी देर आराम करने के लिए तो उन्हें मिला। तो मिंग्याओ ने अपने पोटली को बांधा, वापस वहीं रख दिया और कहा, विंग हम वापस आकर इसे लेके चलेंगे। विंग ने कहा, हम वापस जा रहे हैं। मिंग्याओ ने कहा, तुम्हें नहीं चलना। विंग ने कहा, अरे अभी चलो, हमें महारानी से मिलने से पहले ही जहाँ से चलना चाहिए। मिंग्याओ ने कहा, विंग तुम भी ना, पहले चलो तो, हम बस सुनकर आ जाते हैं, वो कुछ सुनाएंगे तो भी क्या फ़र्क पड़ता है। विंग जिसने कहा, ठीक है। वो दोनों ही उस मेन सभा हॉल में पहुंच गए थे, जहां वहां पर राजकुमार जियांग और महाराज महारानी ये सब लोग बैठे हुए थे। वहां पर एक बहुत सुंदर सी लेडी भी थी, जो ऐसा लगता है कि राजकुमार से एज में थोड़ी बड़ी है। वो भी वहाँ बैठी हुई थी। उनके फेस पर एक अच्छा ही ग्लो था। वीनू ने देखा और पता नहीं क्यों उसे उस लेडी से एक अटैचमेंट सा फील होने लगा। फिर भी उसने इस चीज़ को इग्नोर किया। विंग और मिंग्याओ दोनों ने एक साथ महाराज को बो किया। महाराज जिसने आगे कुछ ऐसा कहा जिसके बाद तो मिंग्याओ बहुत गुस्से में आ गया था, विंग बहुत झटके में कि ये क्या हो सकता है, ये हो ही नहीं सकता, ये कैसे हो गया और क्यों हुआ। और मिंग्याओ सोच रहा था कि ये कौन सी गड़बड़ है, एक मुसीबत से वो छूटते हैं तो दूसरी मुसीबत में आके फंस जाते हैं। हाँ, क्या ज़िंदगी है उनकी। महाराज ने मिंग्याओ और विंग से कुछ ऐसा कहा था जिसे मानना ही पड़ेगा उन्हें। अगर उन्होंने नहीं माना तो उन दोनों के साथ अच्छा नहीं होगा। और इस बारे में सोचने के लिए विंग और मिंग्याओ को दोनों को ही एक दिन का समय भी दिया गया था। विंग और मिंग्याओ अब उसी कमरे में थे जिसमें वो पहले थे। विंग ने कहा, गगा क्यों ना हम यहाँ से भाग जाएं। मिंग्याओ ने कहा, क्या ऐसा पॉसिबल है विंग? चलो भाग चलते हैं, चलो चलो, हो गया बाकी सब कुछ, अब नहीं रहना यहाँ। विंग ने फिर कुछ देर बैठ कर के इत्मीनान से सोचा। फिर उसने कहा, गगा रहने देते हैं ना, वैसे भी हम कब तक भागेंगे। अगर ये काम करने से हमें एक आशियाना मिल रहा है, आपको और मुझे रहने की जगह मिल रही है, तो ठीक है ना, चलेगा। मिंग्याओ ने कहा, तुम पागल हो गए हो विंग, बिल्कुल नहीं चलेगा, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा, तुम मेरे साथ चल रहे हो, चलो। मिंग्याओ जिसने विंग के हाथ को पकड़ा, विंग ने मिंग्याओ को वापस खींचा, अपने पास बिठाया और कहा, गगा मेरी बात सुनो, ये मौका अच्छा है, वैसे भी रोज़ रोज़ ऐसा मौका नहीं आता है, वैसे भी हमें लान लान में तो शरण नहीं मिलने वाली, और जबकि ये लोग नीक लान से भी लड़ने को तैयार है, तो क्यों ना हम यहीं रुक जाएं। वैसे भी मैं अब और नहीं भाग सकता, मैं थक चुका हूँ भागते भागते, मैं थक चुका हूँ वो नौकरों वाली ज़िंदगी जीते जीते। अगर जहाँ हमें ऐशो आराम की ज़िंदगी मिल रही है तो क्यों ना हम यहीं जिए। मिंग्याओ को ये सुन करके बहुत बड़ा झटका लगा। मिंग्याओ जिसने विंग के दोनों चीक्स को पकड़ रखा, विंग तुम कब से ऐसे बन गए मेरे भाई, तुम्हें कब से इस चकाचौंध की इतनी लत लग गई है, या फिर तुम्हें कब इसका स्वाद अच्छा लगा। नहीं, हम लोग अपनी आम जिंदगी जी लेंगे, लेकिन यहाँ नहीं रहेंगे, चलो। विंग ने कहा, नहीं गगा, मैं नहीं चाहता, मुझे ऐसी ही ज़िंदगी चाहिए जिसमें मेरे पास बहुत सारे नौकर हों, मेरा काम वो करे, मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही ना पड़े, सब लोग मुझसे प्यार करें, सब लोग मेरा सम्मान करें, सारे नौकर मुझे बो करें, मैं किसी को बो करना नहीं चाहता। नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। विंग ने साफ साफ बोल दिया था कि वो नहीं जाएगा, तो मिंग्याओ कुछ कर भी नहीं पा रहा था। उसने पूरे दिन बैठकर विंग को बहुत समझाया कि ऐसा ना करे, ये गलत है, ये ठीक नहीं है। पर विंग जो कि एक बार भी मिंग्याओ की बात सुनने को तैयार नहीं था, वो तो जैसे ज़िद पे अड़ गया था, नहीं वो नहीं जाएगा यहाँ से। तो थक हार कर मिंग्याओ को विंग की बात माननी पड़ी, लेकिन वो फिर भी खुश नहीं था इस चीज़ से, बिल्कुल भी खुश नहीं था, उसे बहुत बुरा लग रहा था। मिंग्याओ जिसने विंग को अकेला कमरे में छोड़ दिया, वो बाहर निकल के आ गया। बाहर उसी कमरे के बाहर थोड़ी दूरी पर एक छोटा सा तालाब था। वो वहाँ जाके बैठ गया। उस तालाब में बहुत सारे कमल के फूल लगे हुए थे। मिंग्याओ उन फूलों को देख रहा था और सोच रहा था कि क्या ज़िंदगी है ना उनकी। वो दोनों एक तरह से कमल हैं। विंग सच में एक कमल की तरह है।
लेकिन वो उसके साथ है, वो मेंगाओ के साथ है। मेंगाओ जो कि कीचड़ है, कीचड़ में रहकर कमल के ऊपर कुछ कीचड़ के दाग तो लग ही जाते हैं। वही विंग के साथ हो रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि वो मेंगाओ के साथ रहते रहते इस कीचड़ के दलदल में फंस जाए। मेंगाओ ये अपने आप से ही सोचे जा रहा था। वहाँ पर कोई था जो आया। उसने कहा, मैंगोंगजी, मैंगोंगजा, आप यहाँ पर? मेंगाओ जिसने पीछे मुड़कर देखा, वो यहाँ की बड़ी राजकुमारी है, जिसे कुछ देर पहले उन्होंने हॉल में ही देखा था और वहीं उससे मुलाकात की थी। वो राजकुमारी वहाँ मेंगाओ के पास आके खड़ी हो गई थी। वो भी उसी तालाब को देख रही थी। मेंगाओ ने उसे वो करने के लिए झुकने वाला था, पर उस लेडी ने उसे रोक दिया और कहा, नहीं नहीं, आपको झुकने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मुझे किसी को अपने आगे झुकाना पसंद नहीं है। मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे अपने बराबर से रखें, अपने बराबर के हिसाब से मुझे ट्रीट करें। मेंगाओ जिसने कहा, राजकुमारी, हमारी इतनी हैसियत नहीं, आप ऐसा नहीं बोल सकते। वैसे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और मास्टर वे, वो कहाँ है? मेंगाओ जिसने कहा, वो आराम कर रहा है। और इतना बोलकर वो रुक गया, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या बोले। राजकुमारी के साथ वो बातें करे, वो भी अपने हिसाब की। ये तो पहली बार है। हमेशा ही लोग उसे बेइज्जत करते हैं, कोई उसे अपनी बराबर का नहीं समझता। ये पहली बार है जब कोई उसे अपनी बराबर का समझ के उससे इतने सम्मान से बात कर रहा है। तो वो सोच ही नहीं पा रहा है कि वो क्या करे। राजकुमारी यानली जिसने मेंगाओ की तरफ देखा और कहा, वैसे मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये जो रिश्ते होते हैं ना, निभाने में बड़े मुश्किल होते हैं। इन्हें जोड़ना बड़ा आसान है। कुछ नहीं, किसी को अपना भाई मानो तो किसी को अपना पति, लेकिन इन्हें निभाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल। कभी कभी तो एक माँ बनना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। गोंगसा, आपको मालूम है एक लड़की की ज़िंदगी कितनी कठिन होती है? उसमें उसे कितने सारे दौर से गुजरना पड़ता है। पहले बचपन में उसे सारी चीज़ों से रोक दिया जाता है। एक ओमेगा को बहुत कुछ काम ना करने की जैसे सलाह दी जाती है, या फिर कहें तो उन्हें बहुत कामों से रोक दिया जाता है। एक ओमेगा होना सरल नहीं है, लेकिन अगर वही ओमेगा अपने आप में ठान ले कि वो अपने आप को साबित करके रहेगा, तो उससे ज़्यादा ताकतवर भी कोई और नहीं है। आपका भाई उनमें से एक है जो ठान लेते हैं कि उन्हें कुछ बड़ा करना है। तो आपको अपने भाई के जो फैसले हैं उनको सम्मान देना चाहिए। वो जो कर रहे हैं उसे करने दीजिए, क्योंकि वो भी समझदार है। मेंगाओ को जियांग यानली की बातें बिल्कुल समझ नहीं आई। उसने कहा, राजकुमारी, जो भी आपने कहा वो सुनने में बड़ा अच्छा है, पर करने में बड़ा मुश्किल। जो बातें असल में सुनने में अच्छी होती हैं, कानों को अच्छी लगती हैं, ज़रूरी नहीं हर बार वो सच भी हों और अच्छी भी हों। क्योंकि कभी कभी हमें प्यार में कहें तो शहद में लपेटा हुआ झूठ भी अच्छा लगता है, लेकिन होता वो झूठ ही है। मेंगाओ वहाँ से जाने वाला था, तभी उसे आवाज़ आई। क्या होगा अगर किसी ओमेगा को उसका अल्फ़ा ऐसे ही छोड़ दे, उससे बात ना करे और उसे ऐसी हालत में छोड़े कि वो किसी को मुंह दिखाने के लायक ना रहे। ऐसे अल्फा से तो अच्छा है जो खुद से आकर के किसी और की जिम्मेदारी लेना चाहे। मेंगाओ रुक गया था, क्योंकि उसके साथ भी तो यही हो रहा है। हाँ, उसने यही तो उसके साथ हुआ है, यही तो हुआ है। पर उसने कुछ भी नहीं कहा, वो फिर भी वहाँ से चला गया। थोड़ी देर रुक कर वो चला गया था, अपने कमरे में आया। मेंगाओ सोच रहा था कि बात तो सही है, एक ऐसा अल्फ़ा जो कि उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दे, उसके बाद उसकी ज़िम्मेदारी लेने की जगह उसे नौकर बना के रखे। नीमिंगजू ने यही तो किया था उसके साथ। तो उस अल्फ़ा से तो लाख गुना बेटर है कि एक ऐसा अल्फ़ा मिले जो कम से कम उसकी ज़िम्मेदारी उठाना चाहे। ये भी ठीक है। मेंगाओ अपने ही कश्मकश में था, वो सोच में पड़ गया था, लेकिन अभी भी उसे विंग का फैसला सही नहीं लग रहा था। उस दिन उनके साथ कुछ नहीं हुआ। उनका रात का डिनर भी उन्होंने कमरे में किया और बाद में विंग और मेंगाओ एक दूसरे से बात किए बिना एक साथ सो गए थे। वो दोनों एक दूसरे के पास ही थे, एक दूसरे के हाथ को पकड़ के सो रहे थे, लेकिन दोनों ने एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं की, क्योंकि विंग मेंगाओ को बताना चाहता है कि वो सच में एक लग्जरियस लाइफ जीना चाहता है, और मेंगाओ विंग को बताना चाहता है कि उन्हें इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, वो ऐसे ही अच्छे हैं, एक खुशहाल ज़िंदगी जी सकते हैं एक साधारण तरीके से। पर विंग ये सुनने के लिए तैयार नहीं है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब उन दोनों के पास ब्रेकफास्ट आया
उनके पास ब्रेकफास्ट नहीं आया, असल में एक सैनिक आया जिसने कहा कि जो महाराज हैं उन्होंने मेंग्याओ को और विंग को बुलाया है। तो विंग और मेंग्याओ पहुंच गए दरबार में। वहाँ दरबार में नी मिंगजे और लान सिचैन वो दोनों भी मौजूद थे। वहाँ पर लान कुरैन भी था। इसे देखकर जो मेंग्याओ था वो बहुत डर गया था। वो इतना डर गया था कि वो पीछे हटने लगा था, पर विंग ने उसे संभाला। उसने मेंग्याओ से धीरे से कहा, अब डरिए मत ब्रदर, मैं हूँ आपके साथ। हालांकि अब विंग था जो कि एक बड़े ब्रदर की तरह बिहेव कर रहा था, एक प्रोटेक्टिव ब्रदर की तरह वो इनके साथ में खड़ा हुआ था। हेलो एवरीवन, तो कैसा रहा आज का पार्ट? जो भी हो जैसा भी हो कमेंट जरूर करना एंड फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपने ख्याल रखना, बाय बाय।